निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मुलाकात, वज़ारत से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान के मुस्बत बयानिए की मौसम नुमाइंदगी के लिए मुमकिन हिकमत अमली पर मुशावरत। सेक्रेटरी इत्तलात और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर की भी मुलाकात में शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर क़ौमी वर्सा और सक़ाफ़त जमाल शाह की मुलाकात, वज़ारत के उमूर के हवाले से आगाह किया। मुल्की फ़न और सक़ाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात पर तबादले ख़याल। फ़न और सक़ाफ़त के फ़रोग़ के लिए वज़ारत इत्तलात और क़ौमी वर्सा और सक़ाफ़त डिवीज़न के माबैन ताउन इंतहाई सूदमंद साबित हो सकता है। अनवारुल हक काकड़। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की बलूचिस्तान और पंजाब में कार्रवाइयाँ। बलूचिस्तान के ज़िले वाशिक में 5 और कोयटा में 3 दहशतगर्द हलाक। भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मगवी बाजियाब करा लिए गए। लाहौर और शेखुपुरा से 5 दहशतगर्द खवातीन गिरफ्तार। ताल्लुक कलदन तंजीम दाइश से है। तर्जुमान CTD। PTV के पहले MD और चेयरमैन असलम अजहर का यौम पैदाइश। 1964 में तजुर्बाती तौर पर लाहौर रेडियो स्टेशन से टेलीविजन नशरियात मुल्क में लाने का बीड़ा उठाया। ड्रामा खुदा की बस्ती और 1970 के इंतखाबात की कामयाब मैराथन ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। मारूफ ब्रॉडकास्टर और फन व अदब की हमजहद शख्सियत असलम अजहर 83 साल की उम्र में हमसे रुखसत हुए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ शो एट 6 में। मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इत्तलात और नशरियात के निगरान वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुर्तज़ा सोलंकी ने वज़ीर आज़म को अपनी वज़ारत के उमूर के बारे में आगाह किया। मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के आइंदा इजलास में पाकिस्तान के मुस्बत बयानिए की मुअस्सर नुमाइंदगी के लिए मुमकिन हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। मुलाकात में सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी शरीक थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर क़ौमी वर्सा और सक़ाफ़त जमाल शाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में जमाल शाह ने वज़ीर आज़म को अपनी वज़ारत के उमूर के हवाले से आगाह किया। फन और सकाफत के फरोग के लिए मुमकिन इक़दामात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में फ़न और सकाफत को फ़रोग देने के लिए वज़ारत इत्तलात और नशरियात और क़ौमी वर्सा और सकाफत डिवीज़न के माबैन ताउन इंतहाई सूदमंद साबित हो सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट के हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिल वक्त आपको बताएं कि पाकिस्तान कस्टम्स कोयटा का चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 2 माह में 1 अरब रुपए से ज्यादा मालियत की 1637 मेट्रिक टन चीनी बरामद की गई है। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक ताज़ा कार्रवाई में डेरा इस्माइल खान ने आने वाली चीनी के 20 ट्रकों से हजारों पार्सल्स कब्जे में ले लिए गए। चीनी की कीमतों में हालिया इजाफा बरामद की वजह से नहीं बल्कि चीनी माफिया की जानिब से जखीरा अंदोजी और अफरात ज़र का नतीजा है। FBR के मुताबिक मुल्क में 31 दिसंबर तक चीनी का जखीरा 2.15 मिलियन मेट्रिक टन मौजूद है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। चीनी की कीमत में हालिया इजाफे को बरामद शुदा चीनी से जोड़ने का गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गुज़श्ता हुकूमत ने चीनी की कुल मिकदार का सिर्फ 3% बरामद करने की इजाजत दी थी, जिसकी वजह मुल्क को ज़र मुबादला या डॉलर की जरूरत थी। चीनी की कीमत में हालिया इजाफे की वजूहात में अफराते ज़र, स्मगलिंग, पैदावारी लागत में इजाफा और सूबाई हुकूमतों की जानिब से कीमत ना मुकर्रर करना है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमतों की जानिब से परचून की कीमत मुकर्रर करने के खिलाफ स्टे ऑर्डर दे रखा है। गुज़श्ता सालों में हुकूमत ने शुगर कैन की स्पॉट प्राइसेस मुकर्रर की थी। साल 2021 और 22 में पंजाब में गन्ने की स्पॉट प्राइस 225 रुपए फी मन, सिंध में 250 रुपए फी मन मुकर्रर की गई थी और चीनी की फी किलो कीमत थी 87 रुपए के लगभग। साल 2022 और 23 में पंजाब में गन्ने की स्पॉट प्राइस 300 रुपए जबकि सिंध में 302 रुपए फी मन मुकर्रर की गई थी। पैदावारी कीमतों में इजाफे की वजह से भी चीनी की कीमतों में इजाफा होता है। FBR के मुताबिक मुल्क में 31 दिसंबर तक चीनी का जखीरा 2.15 मिलियन मैट्रिक टन मौजूद है।
ناظرین، چینی کی قیمتوں میں اضافے کی وجوہات کے حوالے سے ہمارے نمائندہ رانا افتخار احمد نے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کے جنرل سیکریٹری سہیل شہزاد سے بات کی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی، میڈیا میں اس وقت جو چینی کی قیمتوں کے حوالے سے پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ جو چینی کی برآمد کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ اس کے عوامل کچھ اور ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کے جنرل سیکرٹری سہیل شہزاد صاحب سے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ جو چینی کی قیمتیں ہیں ان میں اضافے کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ جہاں تک برآمدات کا تعلق ہے تو یہ قطعی بات حقائق پہ مبنی نہیں ہے۔ ہمارے پاس پچھلے جو 2021-22 کا کرشنگ سیزن تھا اس میں 10 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے شوگر سرپلس تھی۔ 6 مہینے کی تگ و دو کے بعد اور تمام سٹاکس کی سرٹیفیکیشن کے بعد، ویریفیکیشن کے بعد، اس میں ویریفیکیشن پروسیس میں ایف بی آر انوالو تھا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انوالو تھی، ہماری اسپیشل ایجنسیز انوالو تھی۔ 6 مہینے ویریفیکیشن پروسیس کے بعد گورنمنٹ نے جب یہ اجازت دی تو اس 10 لاکھ میں سے صرف 2.5 لاکھ اجازت دی۔ برآمدات سے قیمتوں کا کوئی تعلق نہیں، البتہ جب یہ 6-7 لاکھ 7.5 لاکھ میٹرک ٹن جو سرپلس شوگر تھی، ہمارا انٹرنیشنل پرائسز اور لوکل پرائسز ڈپریسڈ رہیں اوور سٹاک پوزیشن کی وجہ سے، تو انٹرنیشنل پرائسز میں بہت زیادہ فرق تھا، تقریباً 220 کے قریب پریزنٹلی چل رہی ہے۔ تو ہمارے نیبرنگ کنٹریز اور ہمارے پورس بارڈرز کی وجہ سے لیکیج بہت زیادہ ہوئی ہے، اسمگلنگ بہت زیادہ ہوئی، اور جب ایک پرائس اسپائرل چلتا ہے تو ٹریجیکٹری جب اپورڈ چلتی ہے تو بلیک مارکیٹنگ اور ہورڈنگ ساتھ ساتھ اسپیکولیشن، یہ اس میں مارکیٹ فورسز ہیں، مارکیٹ پلیئرز ہیں، اور یہ سب انوالو ہو کے اور شوگر پرائسز کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس انف ہے، شوگر سٹاکس کافی ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ کرشنگ سیزن میں کمفرٹیبلی انٹر ہو جائیں گے۔ امپورٹس کی ضرورت اگر ہمیں کوئی پڑے گی تو یہ کرشنگ سیزن اینڈ ہونے کے اوپر ایسٹیمیشن ہو سکے گی کہ کتنی شوگر بنی اور ہماری ریکوائرمنٹس نیکسٹ ایئر کے لیے 2024 کے لیے کیا ہوگی۔ ناظرین، دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، اور دوسری جانب سیلابی ریلے میں ضلع بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ کے مزید سینکڑوں دیہات زیر آب آئے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے عبداللہ مختار کی رپورٹ دیکھیے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہیڈ سلیمان کی میں 14,648 کیوسک پانی کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ ہیڈ اسلام پر پانی کا اخراج 72,112 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ بہاول نگر، وہاڑی، ملتان، لودھراں اور بہاولپور کے نشیبی علاقوں میں کامیاب ریسکیو آپریشن کے بعد دوسرے اہم مرحلے میں ریلیف سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ متاثرہ اضلاع کے سینکڑوں دیہات میں تاحال سیلابی پانی موجود ہے۔ گزشتہ چند روز سے پانی کی سطح میں واضح کمی کے باوجود احمد پور شرقیہ کے دریائی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ خیرپور ڈاہا میں خدا بخش ببروالا، اسی طرح دولت پور اور بوہنا کے زمین دارہ بند ٹوٹنے سے انسانی آبادی متاثر ہوئی ہے۔ پاک فوج اور ریسکیو 1112 کے نوجوان لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں۔ ٹوٹل جو احمد پور میں اب تک موضوعات افیکٹ ہوئے ہیں وہ 8 کے قریب ہوئے ہیں اور 12 وہ پارشلی افیکٹڈ ہیں، اور اب تک تقریباً وہاں پہ 1,20,000 کے قریب پانی جو ہے وہ احمد پور کے ایریا کو افیکٹ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہم نے ریسکیو کیا لوگوں کو وہ 7,700 کے قریب کیا ہے، اور جو ہم نے اینیمل کو ریسکیو کیا وہ 3,000 کے قریب کیا ہے۔ جہاں بھی ہمیں ایمرجنسی کال آ رہی ہے، کسی بھی علاقے میں لوگ پھنسے ہیں، تو ہماری کشتیاں، ہمارے لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں اور میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کی ایویکویشن بھی کر رہے ہیں۔ دریائے ستلج کی تیز لہروں سے بیٹ لنگھا کا ذمہ دارہ بند ٹوٹنے سے پانی مزید 50 دیہات میں داخل ہو گیا، جس سے متعدد افراد سیلابی پانی میں پھنس گئے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاک فوج اور ریسکیو 1112 سیلاب میں گھرے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے پیش ہیں۔ سیلابی پانی کا رخ اب ہیڈ پنجنت کی جانب بڑھ رہا ہے، جس سے موزہ بکری کے کچھ علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ مختار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور۔
नासिन दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से की गई आगबी जारहियत के नतीजे में आने वाले सैलाब से मेलसी में वसी रकबा ज़ेर आब आ गया है, जबकि सैलाबी रेल से बंद टूटने से कई बस्तियां, घर और फसलें पानी में डूब गई हैं। इस बारे में तफसील बता रहे हैं चौधरी हसन महमूद। दरियाए सतलुज में आने वाले हालिया सैलाब ने मेलसी में घरों, खेतों और आबादियों को शदीद मुतासर किया है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर हुई हैं। सैलाब से मौजा जोग जिंदू, जोग फाजल, गुलाम सिंधी, मौजा पुन्ना, मौजा छीना के अलावा 49 मौजा जात शदीद मुतासर हुए हैं, जबकि ज़िला बिहाड़ी भर में 60,615 एकड़ ज़रिए अराजी ज़ेर आब आ गई है। झोंक फाजिल, झोंक जिंदू में तकरीबन ये 100 मुरब्बा से ज़्यादा का इलाका है जो बिल्कुल पानी में डूब चुका है। हम इस वक्त बेड़ी के अंदर बैठे हैं और ये जगह सारी आप देख सकते हैं, यहाँ फसलें थीं। गवर्नमेंट ने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यानी काफ़ी रेस्क्यू किया है, पहुँची है यहाँ गवर्नमेंट, और मैं गवर्नमेंट से मज़ीद कहूँगा कि वो यहाँ मज़ीद भी रेस्क्यू करे। हेड इस्लाम पर 72,112 क्यूसेक और हेड सैफन मेलसी पर 66,635 क्यूसेक पानी का अखराज हो रहा है। सैलाबी रेले से कई मुकामात पर बंद टूटने से सैलाबी पानी इन इलाकों में दाखिल हो गया है। सड़कें और दीगर ज़राए आमदोरफ्त मुतासर होने से लोग महसूर होकर रह गए हैं। पाक फ़ौज, ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस, 1122 और महकमा सेहत समेत हुकूमत मुतासरीन की मदद के लिए हम वक्त मौजूद है। ये हमारे हेड सैफन के ऊपर तकरीबन 5 पॉइंट बने हुए हैं। हम तकरीबन 2000 से बहुत अबव जो है ना हम लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं यहाँ से, और अभी भी हम 24 घंटे इस काम के लिए तैयार बैठे हैं। मुतासरा इलाकों में बिजली का निज़ाम पिछले 10 रोज़ से मुअत्तल है, ताहम हुकूमती मशीनरी मुतासरा इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी जल्द मामूल पर लाने के लिए पुरज़म दिखाई देती है। चौधरी हसन महमूद, PTV न्यूज़, मेलसी। भावल नगर दरिया सतलज की खतरनाक सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू अहलकार मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म हैं। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा राना फैसल रहमान। दरिया सतलुज का सैलाबी रेला जो है वो तो यहाँ से गुजर गया, लेकिन कई दास्तानें जो है तबाही की वो यहाँ पर छोड़ गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल के नवाही इलाके में, जहाँ पर रेस्क्यू 1122 ने जो कैंप लगाया था, उन कैंप पे जो ऐसे मुनफिद नौजवान जो है वो ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे थे, जिन्होंने अपने माल की जो है परवाह किए बगैर लोगों की खिदमत करना जो है उसको मुकद्दम समझा। हमारी अपनी तैयार फसलें दरिया की ज़द में थी, दरिया में मौजूद थी, लेकिन जैसे हम लोगों को वार्निंग मिली कि दरिया में पानी आ रहा है, हम लोगों ने अपनी माल की हिफाजत किए बगैर सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया, जो कि हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, और इसी जज्बे से हम लोग इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। हमें फ्लड की वार्निंग मिली क्योंकि इसी इलाके में हमारी भी फसलें थी, हमारी फैमिली थी, तो हमने अपनी फैमिली को तरजीह दिए बगैर लोगों की खिदमत को सरंजाम दिया कि सैकड़ों लोगों की जानें बचाई, सैकड़ों एनिमल को रेस्क्यू किया। जो जी बिल्कुल, ये थे नौजवान और इनका ये कहना है कि हमने जो है अपनी फसलें, अपनी जानो माल और अपने बहन भाइयों को जो है वो तमाम जो लोग हैं जो यहाँ के मकीन हैं उनकी जानो माल की हिफाजत करना जो है वो तरजीह समझा, और इसीलिए जो है हम तमाम जो नौजवान जो है जो यहाँ पर मौजूद थे, दीगर इलाकों में मौजूद थे, उन्होंने सैकड़ों अफराद को और सैकड़ों एनिमल्स को जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है सेफ मकामात पर जो है मुंतकिल किया, और ऐसे जज्बों को पाकिस्तानी कौम का सलाम। नाज़रीन, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने बलूचिस्तान में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर 2 कामयाब कार्रवाइयाँ की, जिनमें 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक वारस के इलाके बसनिया में की गई कार्रवाई में शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए, जबकि फरार होने वाले 3 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कोयटा में होने वाले दूसरे ऑपरेशन में भी कलदन तंजीम दाइश के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के ठिकाने से 1 माह कबल कोयटा से अगवा होने वाला शख्स अबू बकर बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। CTD पंजाब ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान लाहौर और शेखुपुरा से 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक रवां हफ्ते 308 कॉम्बिंग ऑपरेशंस के दौरान 76 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। वतन अजीज पर जान निछावर करने वाले मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ की नमाज जनाजा बन्नू में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में पाक फौज के आला अफसरों, जवानों, सिविल हुकाम और शहरियों ने शिरकत की। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। 29 साला मेजर आमिर अजीज का ताल्लुक सरगोदा से और 27 साला सिपाही मोहम्मद आरिफ साहिवाल के रिहायशी हैं। मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ ने गुज़श्ता रोज शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर मादरे वतन को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए पुरज़्म है। 2 सितंबर 1965 के दिन होने वाले फ़ज़ाई मार्के पर मबनी पाक फ़ज़ाइया ने मुख्तसर दस्तावेज़ी फिल्म जारी कर दी है। दस्तावेज़ी फिल्म में 2 सितंबर 1965 के दिन होने वाले फ़ज़ाई मार्के के अहवाल बयान किया गया है।
ستمبر 1965 کا دن اس لیے حیران کن تھا کہ اس دن ہندوستان کی ایئر فورس کی طرف سے پاکستانی حدود کی کوئی مداخلت نہ ہو۔ اس کی زیادہ تر پروازیں اپنی زمینی افواج کے تحفظ کے لیے اپنی سرحدوں کے اندر ہی کی گئیں۔ پاک فضائیہ کے 4 F-86 طیاروں نے الگ صبح 5:30 پر سرگودا سے اڑان بھری، جس کی قیادت اسکواڈرن لیڈر MM عالم کر رہے ہیں۔ طلوع آفتاب کے وقت یہ شاہین ہندوستان کے مین ڈیفنس پوائنٹ یعنی چھمب اور جوڑیاں پر دشمن کی زمینی افواج کو ابتدائی مزاحمت دینے کے لیے بھجوائے گئے۔ اس فارمیشن کے فوراً بعد 3 اور پاک فضائیہ کے جہاز اسی علاقے میں پہنچے، جن کا مشن بھی یہی تھا۔ شاہینوں کے دوسرے سیکشن کی قیادت فلائٹ لیفٹیننٹ یوسف خان کر رہے تھے۔ انہوں نے 4000 فٹ کی بلندی پر چکر لگایا اور دشمن کی نقل و حمل کا جائزہ لیا۔ اخنور کی جانب میڈیم سائز ٹینکس کا بھارتی فوجی قافلہ جوڑیاں کی طرف آ رہا تھا، جس پر اسکواڈرن لیڈر MM عالم اور فلائٹ لیفٹیننٹ یوسف خان کی فارمیشن نے حملہ کر دیا۔ اکا دکا اینٹی ایئر کرافٹ فائر کے باوجود پاک فضائیہ کے شاہین ٹارگٹ پر 30 منٹ تک موجود رہے۔ یہ 4 ٹینک اور 20 گاڑیوں کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ یوں 1 اور 2 ستمبر کا اختتام ہوا۔ پاک فضائیہ نے اپنی پروازیں ملک کے دفاع کے لیے پورا دن جاری رکھی۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاک بھارت جنگ کے دوسرے روز 2 ستمبر 1965 کو بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے پاکستان کو جنگ کی دھمکی دی، مگر ساتھ ہی اعتراف کیا کہ گزشتہ روز پاکستانی افواج نے 4 بھارتی طیاروں کو مار گرایا ہے۔ بھارتی آرمی چیف جنرل JN چودھری نے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں اعلیٰ فوجی افسران سے ملاقات کی۔ دوسری جانب فیلڈ مارشل صدر جنرل ایوب خان نے قوم سے خطاب میں بھارت کو تنبیہ کی کہ بھارت نے ابتدا ہی سے پاکستان اور کشمیر کے متعلق اپنی پالیسی کی بنیاد نفرت اور دشمن پر رکھی ہے، جس کے نتیجے میں سنگین صورتحال پیدا ہوگی۔ جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا، جبکہ پاکستان کشمیریوں سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ سردار عبدالقیوم نے بھارت کو خبردار کیا کہ بھارتی افواج اپنی قبر میں اتر آئی ہے۔ GHQ نے تمام فارمیشنز کو وارننگ آرڈر جاری کر دیے کہ بھارتی افواج کی بڑھتی ہوئی جنگی تیاریوں کے پیش نظر وہ 2 ستمبر کی صبح کنسٹرکشن آن ایریا سنبھال لیں۔ کشمیر کے محاذ پر پاک فوج نے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے علاقے سونا مرگ کے نزدیک ایک بھارتی پلاٹون کا مکمل صفایا کرتے ہوئے بھارتی افواج کے ٹھکانوں اور تنصیبات پر حملے جاری رکھے۔ پاکستانی افواج نے چھمپ میں مشرق کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے 15 ٹینک قبضے میں لیے اور 150 بھارتی فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا۔ بین الاقوامی مبصرین نے بھارت کی طرف سے فضائی قوت استعمال کرنے پر نہایت افسوس کا اظہار کیا۔ ناظرین، یادگار شہداء چونڈا میں 6 ستمبر یوم شہداء کو انتہائی جوش و جذبہ عقیدت سے منانے کے لیے تیاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں چونڈا سیکٹر سے PTV کے نمائندے رانا قیصر حیات کی اس رپورٹ میں۔ چونڈا جسے شہداء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، یہاں 4واں سیکٹر سے رات کی تاریکی میں دشمن نے قریب 600 ٹینک اور جدید اسلحہ سے لیس ہزاروں فوج کے ساتھ جارحیت کرتے ہوئے جنگ کا سب سے بڑا محاذ کھول دیا، جسے پاک دھرتی کی حفاظت پر معمور ہمارے جوانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کی اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے دشمن کے ناپاک ارادے کو خاک میں ملاتے ہوئے جنگ کے میدان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، جس پر دشمن اپنا جنگی ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ نکلا، جس کی باقیات آج بھی یہاں یادگار شہداء چونڈا میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ہم ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی بھرپور جوش و خروش سے منائیں گے اور جو تیاریوں کا عمل ہے وہ انشاءاللہ اگلے دنوں تک مکمل ہو جائے گا اور لوگ ادھر آ کے بھرپور طریقے سے اپنے جو شہداء ہیں ان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ یہاں یادگار شہداء چونڈا میں اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پاک فوج کی جانب سے سلامی پیش کی گئی ہے اور شہداء کے مزارات پر حاضری دیتے ہوئے پھولوں کی چادریں چڑھائی گئی ہیں۔ دور دراز سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے شہیدوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مزارات پر پہنچ رہے ہیں، جس سے یہاں ایک میلے کا سما پیدا ہو چکا ہے۔ رانا قیصر حیات، PTV نیوز، پسرود۔ ناظرین، وطن عزیز کو دہشت گردی کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے پاک فوج کے جوانوں نے اپنے لہو سے ایسی داستانیں رقم کی ہیں جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ رسالدار محمد خان، سپاہی احمد نواز، سپاہی خالد سیف اللہ اور سپاہی محمد رشید ایسے ہی جرت کے نشان ہیں جنہوں نے 2008 میں باجوڑ میں آپریشن شیر دل کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ ٹینک کے کمانڈر رسولدار محمد خان شہید نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دہشت گردوں کی موجودگی پر اطلاع پر باجوڑ میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کی طرف پیش قدمی کی۔
फायरिंग के शदीद तबादले में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। मी खालिद शहीद हो गया। उस फिल्म बरांडे से निकल गए, दुपट्टा गिर गया, चपलियां गिर गई। तू 5 महीने थी गए घर हो गया तो असां तेरी सूरत ही भूल गई। लगा छुट्टी जा रोजे है यानी मैं कल आवे सही थी गया तो मन को मन उस दस डेढ़ भाई अमन रात सही थी गया। हक के शहीद नाज़रीन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ जाता है। सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर वेलकम बैक। नाजरीन, मारूफ ब्रॉडकास्टर असलम अजहर 83 साल की उम्र में हमसे रुखसत हुए, लेकिन इनकी मिरास पाकिस्तान टेलीविजन की शक्ल में आज ब्रॉडकास्टिंग का कोहे हिमालय बन चुकी है। फन व अदब की हमजहद शख्सियत पर मुलाहिजा कीजिए जुबैर अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। पाकिस्तान टेलीविजन की नशरियात शुरू करने का फैसला शायद मुश्किल तो था ही, लेकिन अछूता बहुत था। सन 1964 में उस वक्त की हुकूमत ने मुल्क में टेलीविजन लाने के इस फैसले के बाद एक जापानी कंपनी को लाहौर में टीवी स्टेशन कायम करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और इस काम के लिए जिस शख्सियत को चुना गया वो असलम अजहर थे। मैंने 4-6 अच्छे लोग टीम जमा की, 8, 10, 12, 15 लोगों की,
और हमने शुरू कर दिया नवंबर सन 64। सन 1932 में लाहौर में पैदा होने वाले असलम अजहर ने 1954 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। अंग्रेजी और उर्दू अदब का गहरा मुशाहिदा, शुस्ता और शाइस्ता लहजा, यही वजह है कि फ़नून लतीफ़ा के तमाम शोबों में उन्हें आज भी एक एकेडमी की हैसियत हासिल है। थिएटर से लगाव ने असलम अजहर साहब को जो रास्ता दिया वो दस्तावेजी फिल्मों की प्रोडक्शन थी। उन्होंने महकमा इत्तलात के लिए चंद दस्तावेजी फिल्में बनाई और कराची आर्ट्स थिएटर सोसाइटी कायम की। असलम अजहर की क़यादत में जापानी कंपनी का ये मंसूबा इतना कामयाब हुआ कि टीवी स्टेशन का ये मंसूबा हुकूमत पाकिस्तान ने खरीद लिया, जिसके बाद असलम अजहर की क़यादत में पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने हमसाय ममालिक से कई गुना ज्यादा तरक्की की। उन्होंने बेहतरीन कैमरामैन, अदाकार, डिजाइनर्स और अदीबों के साथ लाहौर के साथ साथ कोयटा और कराची में भी टीवी स्टेशंस कायम किए। Lahore was a busy place. Lahore was full of the greatest writers in Urdu of that time. And there were many outstanding theatre directors. पाकिस्तान की तारीख के मायानाज फनकार भी उन्हीं के दौर में परवान चढ़े। इंतखाबात की मैराथन ट्रांसमिशंस और 1982-83 में पीटीवी की पहली अवार्ड की तकरीब का सहरा भी असलम अजहर को ही जाता है। इंसान बहुत अच्छे थे, मतलब 100% ईमानदार, और जो उनके दिल में होता था वो बात वो कह देते थे। एक तो ये बात थी, और बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज वो नहीं करते थे, और दूसरी ये कि उनको हमेशा से गरीबों का बहुत ख्याल था। असलम अजहर ने पाकिस्तान टेलीविजन और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर भी जिम्मेदारियां सरअंजाम दी और पाकिस्तान टेलीविजन तरबियती एकेडमी के सरबराह भी रहे। मुझे खास तौर पे कहते थे कि मतलब तुमने जो भी करना है तुमने अपने टैलेंट पे करना है, तुमने कभी मेरा नाम लेते हुए कभी कुछ चीज़ नहीं करनी है, और जब तुम पीटीवी भी जाओ किसी काम से तो तुम खुद मुख्तार एक शख्स के तरीके से जाओ, ना कि असलम अजहर के बेटे के तौर पे जाओ। पाकिस्तान टेलीविजन को अवाम में मकबूलियत और दुनिया भर में शनाख्त दिलवाने वाले असलम अजहर को पाकिस्तान टेलीविजन फैमिली निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि पीटीवी के पहले एमडी असलम अजहर फ़नो अदब की हमजहद शख्सियत थे। इस हवाले से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि असलम अजहर ने लाहौर रेडियो स्टेशन से टेलीविज़न की नशरियात मुल्क भर में लाने का बीड़ा उठाया था। आज मेरे उस्ताद की सालगिरह है। हम बात कर रहे हैं जनाब असलम अजहर की, जो आज के दिन ही पैदा हुए थे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। असलम अजहर साहब पाकिस्तान की सकाफ़ती तारीख़ के एक बहुत बड़े आइकॉन हैं। असलम अजहर साहब का जब भी नाम लिया जाएगा तो रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न के मामार के तौर पर लिया जाएगा, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न की बुनियाद रखी लाहौर स्टूडियो से, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, जिनमें साबिक मशरक़ी पाकिस्तान भी शामिल है, उसकी सरबराही उन्होंने की। आखिरी वक्त तक असलम अजहर साहब इस मुल्क में इल्म, दानिश, सकाफ़त, थिएटर, मौसीकी के फ़नून की खिदमत करते रहे। वो हम सब लोगों के लिए रोशनी का एक मीनार हैं और अंधेरी रातों में हम तमाम लोगों के लिए एक वाच टावर हैं। मेरे लिए ये भी बहुत खुशी की बात है कि जिस इदारे की बुनियाद उन्होंने रखी, आज मैं उस इदारे के ऊपर जो वजारत है उसका निगरान वज़ीर इत्तलात हूँ। अल्लाह उन पर रहमत करे। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज खेला जा रहा है और इस वक्त आपको बताएं कि भारत की 6ठी विकेट गिर गई है। आज हो रहा है एशिया में बड़ा मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और इस वक्त भारत की 6ठी विकेट गिर गई है। हार्दिक पांड्या 87 रन बनाकर आउट हो गए हैं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच जारी है।
नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सानिया जड़ावाला के मुतासरीन की बहाली और इमदाद के काम का जायजा लेने के लिए नौलखा प्रेस्बिटेरियन चर्च की क़यादत ने जड़ावाला का दौरा किया। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद अपनी इस रिपोर्ट में। सानिया जड़ावाला के हवाले से मुनक़दा तकरीब में नौलखा प्रेस्बिटेरियन चर्च की आला क़यादत समेत कैथोलिक बिशप, सॉल्यूशन आर्मी चर्च की क़यादत, मुतासरा चर्चों के पादरियों, मुस्लिम उलमा और मसीह बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवरेंड पास्टर नौलखा प्रेस्बिटेरियन चर्च लाहौर डॉक्टर मजीद एबल समेत दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि सानिया जड़ावाला मुस्लिम मसीही बरादरी इत्तेहाद को सबूताज करने की एक साजिश थी, जिसे मुहिब वतन अवाम ने मिलकर नाकाम बना दिया। मुकर्रिरीन ने कहा कि दोनों बरादरियां एक दूसरे के मुक़द्दसात की बेहुरमती का सोच भी नहीं सकती। So we're asking the government to work with us so we can come together, Christians and Muslims together, and have a new school here. चर्चेज बनाने में वो मदद कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि ऐसे सानहात को होने से रोकने के लिए कोई मुस्तकिल बुनियाद पर फैसले किए जाएं। मुस्लिम जो उलमा हैं उनकी और इसी तरह जो क्रिश्चियन उलमा हैं मकामी तौर पे उनकी एक टीम बना दी गई है, और इसी तरह जो इंतज़ामिया पुलिस के हेड्स हैं उनकी एक तंजीम बना दी गई है और व्हाट्सएप ग्रुप बाकायदा दे दिया गया है ताकि किसी भी मुश्किल हालात की सूरत में वो रब्ता कर सकें। मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया ने जो भी उस वक़्त कदम उठाया वो बेहतर था, कम से कम लोगों की जान जो है वो नहीं गई। तकरीब में प्रेस्बिटेरियन चर्च की तरफ से जड़ावाला में स्कूल कायम करने के ऐलान के अलावा मुतासरीन में इमदादी सामान और नकद रकम भी तकसीम की गई। प्रेस्बिटेरियन समेत पाकिस्तान भर के चर्चेज की क़यादत मुस्लिम कम्युनिटी और हुकूमत के सानिया जड़ावाला के मौके पर भरपूर तामन पर मुतमईन नजर आती है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने कहा है कि तालीमी सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए IBCC का इदारा एक बड़ी सहूलत है, जहां तलबा और तालिबात को कम वक्त में सर्टिफिकेट फराहम किए जाते हैं। कराची में इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर तालीम ने कहा कि सूबे सिंध के तालीमी बोर्ड को भी इसी तरह की सहूलत फराहम करने पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों के मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद में बैनुल सूबाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। इससे पहले निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने BICC का दौरा किया। वज़ीर तालीम ने कराची में नेशनल बुक फाउंडेशन और ब्रेल लाइब्रेरी का भी दौरा किया। उन्होंने नेशनल बुक फाउंडेशन की जानिब से शाये की गई कुतुब भी देखे। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारी टीम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। एशिया क्रिकेट टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज टाकरे में भारत की नाज़रीन 7वीं विकेट भी गिर गई है। रिवायती रीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबल हैं। भारत की 7वीं विकेट गिर गई है। एक के बाद एक विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन।